सो हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट का ये कोर्स। तो सबसे पहले एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव्स। लोग ना यूजुअली एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते नहीं है उस एग्ज़ाम से पहले लेकिन वो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि पूरा सिलेबस कवर करना, ताकि हम समझ सके कि एग्ज़ामिनर हमसे चाहता क्या है, कौन सी वो हमें नॉलेज या कौन सी वो स्किल हमें देना चाहता है, जिस पे ही वो हमें आने वाले क्वेश्चंस में एग्ज़ामिन करेगा। सो लेट्स सी। तो पहला ऑब्जेक्टिव है ये आपको इंडियन स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज देना चाहता है और फंडामेंटल रिसर्च के बारे में बताना चाहता है। आपको बताना चाहता है कि इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है, इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है और कंपनी एनालिसिस क्या होता है। फिर ये आपको रिस्क एंड रिटर्न्स और वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स के फंडामेंटल समझाना चाहता है। और लास्टली ये आपको बताना चाहता है कि गुड रिसर्च रिपोर्ट की क्वालिटीज़ क्या-क्या होती हैं। चलो, अब हमने जान लिया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब हम मूव ऑन करते हैं इसके मार्किंग स्कीम्स में। अब इसका आप मार्किंग स्कीम देखोगे तो ये 100 मार्क्स का पेपर है, ओके? और 100 मार्क्स के पेपर में हर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स देगा, ओके? हर क्वेश्चन आपका आपके लिए 1 मार्क का है। लेकिन इसमें 2 स्ट्रक्चर क्रिएट हुए, एक तो 92 क्वेश्चंस का और एक 2 क्वेश्चंस का। 92 क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे। हर क्वेश्चन के 4 एमसीक्यू होंगे जिसमें से 1 करेक्ट करके आपको 1 मार्क मिल जाएगा और 2 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड होंगे। इट्स लाइक जब आपने 11th-12th में एग्ज़ाम दें होंगे तो इंग्लिश में वो आता है ना, रीड द पैसेज पैराग्राफ। तो वही एक केस स्टडी बन के आएगी, जिस हर के 2 केस स्टडी बन के आएगी। दोनों केस स्टडीज़ के 4-4 क्वेश्चंस होंगे और उन चारों क्वेश्चन के 1-1 मार्क्स आपको मिलेंगे करेक्ट करने पर। अब आते हैं इसके नेगेटिव मार्किंग स्कीम पर। नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब हुआ? अगर आप एक क्वेश्चन गलत आंसर करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स चला जाएगा। सिंपली मैं कहूँ, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत मार्क करे तो आपका 1 करेक्ट आंसर का मार्क्स चला जाएगा। और इस पेपर में आपको पास होने के लिए 60 मार्क्स बेयर मिनिमम चाहिए। अगर आपके 60 मार्क्स नहीं आए तो आपको इस एग्ज़ाम में फिर से अपीयर होना पड़ेगा। तो 60 मार्क्स तो बेयर मिनिमम आपको इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए चाहिए। चलो, लेट्स मूव ऑन। ओके, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 टाइप्स के होंगे, एक वो जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे और एक वो जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे। जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेशियो वाले चैप्टर में थोड़ा-सा टेक्निकल लग सकता है। रीज़न बीइंग क्योंकि जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं, उन्होंने अपना 11th-12th और इवन अगर कोई ग्रेजुएट यहाँ पे बैठा है, कॉमर्स ग्रेजुएट, उन्होंने अपने लगभग-लगभग 5 इयर्स अकाउंटेंसी को दिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेशियोज़ को दिए हैं, जिससे से वो काफ़ी फ़ैमिलियर है इन टर्म्स के साथ। और वैल्यूएशन तो मेरे ख़्याल से 11th-12th वालों के लिए भी एक नया ही टॉपिक रहेगा, तो डोंट वरी। मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाऊँगा। मैं ये समझता हूँ कि आप 10th क्लास के बाद पहली बार अकाउंट्स या फाइनेंशियल रेशियो टाइप चीज़ें देख रहे हो, टर्मिनोलॉजी से आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो, तो मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाऊँगा, तो आपको कोई वरी की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना पक्का है, अगर कोई कॉमर्स 12th पास आउट है या कोई कॉमर्स ग्रेजुएट है, तो उसे बहुत स्मूथली चीज़ें समझ में आएगी। लेट्स मूव ऑन। अ, अब हम देख लेते हैं चैप्टर्स का क्या है, ओके? अ, चलो पहले हम देखते हैं कि आपको स्टडी कैसे करना है, ओके? पहले देखते हैं आपको स्टडी कैसे करना है। देखो, अब पूरा का पूरा सिलेबस इंग्लिश में है। अब इट्स नॉट लाइक 255 पेजेज़ कुछ है इस मॉड्यूल में, तो 255 के 255 पेज इंग्लिश में है। तो इट्स नॉट लाइक मैं आपको एक-एक वर्ड पढ़ के हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, लाइक माय नेम इज़ मनमोहन शर्मा, मेरा नाम मनमोहन शर्मा है। इट्स इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, ओके? सो यू हैव टू नो कि आपको ये तो एक प्राइमरी नेसेसिटी है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, ओके? नाउ इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपको अपने दिमाग में रखना है वो ये है, आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर यू नीड टू थोरोली रीड इट कंप्लीटली बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट वन। जी हाँ, एक बार अगर मैंने आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है तो आपको उसे लाइन बाय लाइन कंप्लीटली रीड करना ही करना है, ये नॉन नेगोशिएबल है। और ये रूल तो आप माइंड में रख लो अगर आपको पास होना है। सेकेंडली, अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक से तो आप मुझे ईमेल कर दो, मैं आपको विदिन 24 आवर्स और मैक्स टू मैक्स अगर मैं बहुत बिजी हूँ तो 2 डेज़ में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि आपने एक बार क्लासेस ले ली तो आपको डाउट्स के लिए भटकना यहाँ वहाँ नहीं पड़ेगा, ओके? नाउ सिलेबस
देखो, अगर हम वेटेज देखें इस पूरे सिलेबस का, तो चैप्टर 8 और चैप्टर 10 है जो 16-16 मार्क्स का रखता है, और दोनों ही चैप्टर टेक्निकल है। यही दो चैप्टर्स की मैं बात कर रहा था, सपो जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को काफ़ी स्मूथ रहेगा, लेकिन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को का थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, क्योंकि उन्हें मैं बिल्कुल ज़ीरो समझाऊंगा, स्टिल उन्हें टेक्निकल लग सकता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये आपको बेसिक नॉलेज देना चाहता है, ये आपको डीप डाउन नहीं, आपको डीप डाइव नहीं करवा रहा है, समझ रहे हो? अगर आप कोई सपोज़ करो, आप हिंदी बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, कुछ आपकी जो मदर टंग है, आपको उस मदर टंग की ग्रामर प्रॉपर्ली नहीं आती हो, किसी को भी नहीं आती होगी, राइट? लेकिन आप उस मदर टंग को आप समझ सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, इट्स लाइक दैट। आपको ये फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ना समझना सिखा देगा, लेकिन आपको ये डीप डाउन यानी कि उस फाइनेंस के मैथमेटिक्स की ग्रामर नहीं सिखाने वाला। अगर आपको डीप डाउन जाना है, नॉलेज लेनी है, तो आपको बेसिकली सीए एंड सीएफए जैसे कोर्सेज़ को एनरोल करना पड़ेगा, वो आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज देते हैं। लेकिन ये आपको बहुत बेसिक नॉलेज देंगे, और हमारे सिलेबस के हिसाब से जितना डीप नॉलेज की ज़रूरत होगी, मैं उतना ही दूँगा, उससे बियॉन्ड देके कोई फ़ायदा नहीं है। ओके। फिर भी अगर आप मेरे को ईमेल करते हो कि सर हमें इस टॉपिक में थोड़ा-सा और समझना है, हमें इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, आई विल डेफिनिटली गोइंग टू एक्सप्लेन यू थ्रू व्हाटएवर द मीन्स आई हैव। तो आप मेरे को मेल पे आप मेरे को रिक्वेस्ट कीजिएगा, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू ओवर दैट टॉपिक। ओके। सो तो बड़े चैप्टर तो ये 2 ही है, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 10, दोनों ही थोड़े टेक्निकल है, दोनों के ही वेटेज ज़्यादा है, तो दोनों को हम अच्छे से देखने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ओके। रिसर्च एनालिस्ट। इस जो सर्टिफिकेशन कोर्स का नाम ही क्या है, रिसर्च एनालिस्ट। तो रिसर्च होता है, रिसर्च का बेसिकली मीनिंग है कलेक्शन ऑफ डेटा ऑलरेडी अवेलेबल, यानी कि कोई डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें उसे कलेक्ट करना है, उस डेटा को कलेक्ट करने का मतलब हो गया रिसर्च करना। ओके। क्योंकि सर्च का क्या मतलब है, सर्च का मतलब हो गया ढूंढना, रिसर्च का मतलब जो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट और ओवर द बुक्स, हमें उन्हें कलेक्ट करना है, यानी कि हमें जो चीज़ ऑलरेडी सर्च हो चुकी है, हमें उसे रिसर्च करना है। ओके। तो कलेक्शन ऑफ द ऑलरेडी अवेलेबल डेटा इज कॉल्ड रिसर्च। नेक्स्ट, एनालिसिस। एनालिसिस का क्या मतलब हुआ, ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्टेड डेटा एंड फिल्टरिंग सच डेटा थ्रू द मीडियम ऑफ फाइनेंशियल टूल्स, और वी कैन से एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ऑन डेटा सो दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी टेकन। तो हमने जो रिसर्च के थ्रू डेटा को कलेक्ट करा, हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, हम उस डेटा को फिल्टर करेंगे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से, और उस फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से जो भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बेस पे क्या लेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब सिंपल ही है, सिंपली वेदर शुड आई बाय अ कंपनी शेयर और नॉट, एंड इफ आई ऑलरेडी होल्ड सच कंपनी शेयर, देन शुड आई सेल इट नाउ और होल्ड इट। So this is simply the investment decision, whether should I buy a particular company share or not. Okay, so this is simply investment decision. Buying or selling decision of a particular company share is investment decision. So this is as simple as that. Next, चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू मेक श्योर कि आपको क्या हो, आपको शेयर मार्केट का थोड़ा बेसिक पता हो। तो मैं आपको बेसिक सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, बेसिक से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। नाउ शेयर मार्केट बेसिक्स। शेयर मार्केट बेसिस देखो, आपके उसके अकॉर्डिंग, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको कंपनी दो तरह के बताता हूँ। एक वो कंपनी जो कि एनएससी एंड बीएसई में लिस्टेड है, और एक वो कंपनी जो एनएससी बीएसई में लिस्टेड नहीं है, लाइक जोमेटो। जोमेटो को नॉर्मल जनरल पब्लिक खरीद सकता है, जोमेटो के शेयर्स को, लेकिन स्विगी स्विगी अभी तक लिस्ट नहीं हुई है एनएससी एंड बीएसई के साथ। ओके। जब तक वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्ट नहीं करवाएगी अपनी कंपनी को, तब तक जनरल पब्लिक उस कंपनी के शेयर को परचेज नहीं कर सकती। ओके। तो आपके प्रोस्पेक्ट के थ्रू दो ही तरह की कंपनी है इस कोर्स के अकॉर्डिंग। एक वो जो लिस्टेड है, जो जिसे हम कहते हैं शेयर मार्केट में वो कंपनी है, और वो एक कंपनी जो कि शेयर मार्केट में अभी नहीं है, शेयर मार्केट से अभी बाहर है। तो मैंने एग्जांपल दे रखा है, जोमेटो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, स्विगी अभी तक लिस्टेड नहीं है। लेकिन सपोज करो स्विगी अपना आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आती है, और वो आईपीओ अगर सक्सेसफुल होते हैं, यानी कि सारी की सारी जनरल पब्लिक उस आईपीओ को सब्सक्राइब कर लेती है, यानी कि खरीद लेती है, तो वो एनएससी और बीएसई में लिस्ट हो जाएगी। और एक बार लिस्ट होने के बाद आप स्विगी को भी
क्या कर सकते हैं, स्विगी के भी शेयर्स को आप खरीद बेच सकते हैं शेयर मार्केट के थ्रू। ओके। अब पैन कार्ड होल्डर, अगर आप एक पैन कार्ड होल्ड करते हो तो आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो किसी ब्रोकर के साथ, सच एज जीरोधा, ग्रो, पांच, 5 पैसा, कोटक सिक्योरिटीज। आपने इन सबके नाम सुने होंगे। ग्रो का नाम तो सभी ने सुना होगा, ग्रो और जीरोधा तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रोकर है इंडिया में। तो ये ब्रोकर है, ये क्या करते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज और हमारे बिटवीन एक मीडियम क्रिएट करते हैं। हम ऑर्डर डालते हैं इनके पास, ये पहुंचाते हैं किनके पास, एनएससी एंड बीएससी वालों के पास, और वहाँ से हमें ये शेयर्स दिलवाते हैं। और ये काम बहुत स्मूथली होता है। हम एक ऑर्डर डालते हैं कि सपोज करो हमें रिलायंस का शेयर चाहिए, हमने एक शेयर रिलायंस का डाला इनके ऐप में जाकर, ग्रो के या जीरोधा के ऐप में जाकर, ये अपने आप ऑटोमेटिकली बैक एंड में सब करके हमें वो शेयर दिलवा देता है। ओके। अब डीमैट अकाउंट होल्डर, अब एक बार आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया तो डीमैट अकाउंट होल्डर कैन परचेज शेयर्स ऑफ कंपनी लिस्टेड विद एनएससी एंड बीएससी सच एज जोमैटो, रिलायंस, अडानी, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा। यानी कि एक बार आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया तो आप एनएससी एंड बीएससी में लिस्टेड किसी भी इक्विटी शेयर, किसी भी शेयर को आप खरीद या बेच सकते हो। ओके। शेयर का क्या मतलब हुआ? शेयर एज इट साउंड्स इट मीन्स पार्ट ऑफ कंपनीज वेल्थ। आप कंपनी की वेल्थ को खरीद रहे हो, समझ रहे हो? शेयर का मतलब ही ये हुआ कि आप कंपनी के एक पर्टिकुलर वेल्थ को खरीद रहे हो, और एक बार आपने खरीद लिया तो आप उस वेल्थ को बेच भी सकते हो किसी और बंदे के साथ। ओके। अब हम जानते हैं शेयर की ना दो वैल्यू होती है। एक होती है उसकी मार्केट वैल्यू, एक होती है उसकी बुक वैल्यू। अब मैंने 3 कंपनी ले रखी है। अब ये वैल्यू ऑफ वन शेयर, यानी कि अगर आपको एक शेयर रिलायंस का खरीदना है तो उसकी मार्केट वैल्यू है 2008 एंड 82। अडानी एंटरप्राइज की मार्केट वैल्यू है 3002 एंड 59, और बैंक ऑफ बड़ौदा की मार्केट वैल्यू है 263। यानी कि अगर आपके जेब में अभी अगर इतना पैसा है तो आप इन तीनों कंपनी के एक एक शेयर खरीद सकते हो। लेकिन बुक वैल्यू का क्या मतलब हुआ? बुक वैल्यू में तो हमें बहुत डिफरेंस लग रहा है। बुक वैल्यू का मतलब हुआ उस कंपनी की टोटल जितने भी उस कंपनी के पास एसेट्स है, यानी कि उस कंपनी का जितना भी प्रॉपर्टीज है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, उन सब की वैल्यू अगर मैं लगाऊं तो अगर एक शेयर की वैल्यू होगी क्या, एक्चुअल वैल्यू क्या है उस कंपनी के एक शेयर की, एक्चुअल वैल्यू इज हमारी बुक वैल्यू। तो रिलायंस के शेयर की एक्चुअल वैल्यू है 1173 और उसकी मार्केट वैल्यू है 2882। अब ये डिफरेंस है। अब आप पूछोगे भाई सर डिफरेंस क्यों? डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि देखो किसी भी चीज़ की जो वैल्यू होती है वो क्रिएट होती है डिमांड एंड सप्लाई से, समझ रहे हो? अगर अडानी की, रिलायंस की और बैंक ऑफ बड़ौदा की मार्केट में जितनी डिमांड होगी इनकी शेयर की, उतनी ही इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है? यानी कि जितनी डिमांड ज़्यादा होगी उतनी इनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। सिंपल टर्म्स में इसका यही मतलब है, जितनी एक शेयर की डिमांड ज़्यादा होगी उतनी उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अब देख लो अडानी एंटरप्राइज की बुक वैल्यू सिर्फ 343 रुपीज़ है, लेकिन मार्केट वैल्यू 3259, इनकी 10 टाइम्स, वो अपनी बुक वैल्यू का 10 टाइम्स मार्केट में ट्रेड हो रहा है। यानी कि अडानी एंटरप्राइज की जो मार्केट में डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। आप पूछोगे सर डिमांड क्यों? डिमांड इसलिए है क्योंकि जनरल पब्लिक को या इन्वेस्टर्स को ये एक्सपेक्टेड है कि इस कंपनी की वैल्यू आने वाले टाइम में और बढ़ेगी और बढ़ेगी, इसलिए डिमांड करते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है आज शायद से बुक वैल्यू 300 रुपये है, लेकिन हमें लगता है आने वाले टाइम में 5-10 साल में इसकी मार्केट वैल्यू 3000 या 5000 होने वाली है, इसलिए अभी इसकी इतनी डिमांड करते हैं। ओके। बैंक ऑफ बड़ौदा की देखोगे तो मोर और लेस सेम सेम ही है। यानी कि जितनी ही डिमांड है उतनी ही सप्लाई, मतलब जितनी बुक वैल्यू उतनी ही जनरल पब्लिक डिमांड कर रही है इस पर्टिकुलर शेयर की। ओके, गॉट इट। तो ये हो गया अपना मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू का भी डिफरेंस हमने समझ लिया। अब म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? देखिए म्यूचुअल फंड का मतलब ये हुआ, अब जैसे जनरल पब्लिक है, साइंस बैकग्राउंड वाले या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं, उन्हें सपोज करो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले भी हैं, उन्हें शेयर मार्केट का ज़्यादा पता है नहीं। उन्हें नहीं पता कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज करें, मार्केट न्यूज़ को कैसे हम इंटरप्रेट करें और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। इससे बेटर है हम एक एक्सपर्ट को पैसा देते हैं, उस एक्सपर्ट को पैसा देने के बाद वो अपने हिसाब से हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगाएगा और हमें शेयर मार्केट का रिटर्न देगा। तब हमें से पड़ता है। देखो पब्लिक गिव देयर मनी टू प्राइवेट फर्म्स और फंड मैनेजर हु आर एक्सपर्ट विथ एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट so that they can make sound investment decisions and provide the general public with the share market return. ओके। तो हमने म्यूचुअल फंड भी समझ लिया बेसिक क्या होता है। अब रिटर्न देखो, अब मैं स्टॉक मार्केट और एफडी फिक्स डिपॉजिट सबको पता है, स्टॉक मार्केट रिटर्न्स भी मोरलेस पता होता है। ठीक है। 2023 में स्टॉक मार्केट ने 19% का रिटर्न दिया, वही एफडी ने 5.99 की 6% रिटर्न दिया। अगर बेसिकली इसका मैं मतलब समझाऊँ, अगर मैं
शुरू में साल की शुरुआत में 1,00,000 अगर मैं स्टॉक मार्केट में लगाता तो साल के एंड में मुझे कितना मिलता? 1,19,000 कुछ। वही अगर मैं एफडी में लगाता तो साल के एंड में मुझे कितना मिलता? 1,05,000 कुछ। तो ये रिटर्न्स का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि स्टॉक मार्केट रिटर्न का आप मतलब समझ गया कि आपने कितना लगाया, आपको कितना उसके रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, रिटर्न का मतलब ये हुआ मैंने जितना पैसा लगा उसके अगेंस्ट मुझे कितना पैसा मिला। ठीक है, तो रिटर्न का मतलब ये हुआ कि मैंने साल की शुरुआत में कितना पैसा लगा और साल के एंड में मेरे को कितना पैसा मिला। ओके, तो रिटर्न का मतलब यही हुआ कि मेरे को कितना पैसा मिला लगाने के बाद। तो यही रिटर्न का डिफरेंस है 2023, 20 और 2017 का मैंने इसमें डाला हुआ है कि एफडी और स्टॉक मार्केट के रिटर्न देखो क्या डिफरेंस पड़ रहा है इनका। ओके, तो आप पूछोगे सर क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि एफडी और स्टॉक मार्केट का रिटर्न में इतना मेजर डिफरेंस होता है? तो आई वुड से कि इंडिया इज़ एन डेवलपिंग इकॉनमी। ओके, और जब कोई इकॉनमी डेवलप हो रही होती है ना, तो उस इकॉनमी में इन्फ्लेशन रेट थोड़ी सी फ्लक्चुएशन थोड़ी सी ज़्यादा हल्की सी रहती है। और इन्फ्लेशन रेट की वजह से जब थोड़ी हल्की सी महंगाई होती है और वो कंपनी डेवलप कर रही होती है, जब कंपनी में आपको डेवलपिंग पर्सपेक्टिव दिखता है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। समझ रहे हो? जब आपको लगता है कि आने वाले टाइम में एक मार्केट ग्रो होगी, इस कंपनी में और ग्रोथ दिख रहेगी, जब आप एज अ कंट्री में दिखता है कि इस कंट्री में बहुत ग्रोथ लग रही है, तो हमारी कंट्री नहीं और दूसरे देश के लोग भी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। और जब पैसा आता है तो रिटर्न्स भी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा आता है। इसलिए अभी हमारी कंट्री डेवलपिंग है, इसलिए हमारे स्टॉक मार्केट रिटर्न्स बहुत अच्छा दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं कंट्री लाइक स्विट्जरलैंड या जापान की बात करूँ, वहाँ का स्टॉक मार्केट इतना रिटर्न नहीं देता। वहाँ का स्टॉक मार्केट 2 या 1% भी साल के रिटर्न देते, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ओके, तो क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ओके, डेवलप्ड कंट्रीज़ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको 20-20% का रिटर्न दे स्टॉक मार्केट से। ओके, सो दिस इज़ इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर। चलो अब चैप्टर पे आ जाते हैं हम, चैप्टर 1 पर। चैप्टर 1, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने आपको एक बार चैप्टर पढ़ा दिया, आपको थोरोली उसे रीड करना है। ठीक है, ये कोई इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको रीड करना ही पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर 1 थोड़ा छोटा सा ही है तो इसे जल्दी से करके हम कंप्लीट करते हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। तो रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन की रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन का इंट्रोडक्शन हमें दे रहा है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमें हमें रिसर्च एनालिस्ट का रोल जानना है, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, वो कंपनी और क्लाइंट से कैसे इंटरैक्ट कर सकता है, और एक अच्छे रिसर्च एनालिस्ट की क्या डिजायर्ड क्वालिटी होती है। इनके एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप रिसर्च एनालिस्ट हो तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सेल स्किल्स वगैरह वगैरह। ओके, तो चलो देखते हैं। तो रिसर्च एनालिस्ट करते क्या है? रिसर्च एनालिस्ट हेल्प करते हैं उनके क्लाइंट्स को टू मेक द साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, रिसर्च एनालिस्ट हेल्प द क्लाइंट टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो रिसर्च का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं पहले समझा सकता हूँ। और उसके बाद वो उस इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट कर चुके हैं उसको क्या करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिससे वो एक डिसीजन ले पाए। ओके, इस कलेक्शन वाले उसमें रिसर्च के वाले फैक्टर में क्या क्या करेंगे, ये कौन कौन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे? वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे इकॉनमी की, इंडस्ट्री की और कंपनी की। यानी कि इकॉनमी में हमारी कंट्री में क्या इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर हम सपोज कर रिसर्च एनालिस्ट कर रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं हमें किस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए या बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना चाहिए, श्रीलंका में करना चाहिए, यूके में करना चाहिए, यूएस में करना चाहिए, कौन सी कंट्री हमें ज़्यादा ग्रोथ पर्सपेक्टिव दे रही है? तो राइट नाउ इंडिया बहुत ग्रोथ पर्सपेक्ट दे रही है। तो हमें इकॉनमी वाइज अगर मुझे डिसीजन लेना हो तो मैं क्या करूँगा, इंडिया में इन्वेस्ट करूँ। ओके, उसके बाद मैं देखूँगा कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें फिर। ठीक है, उसके बाद मैं कहूँगा बैंकिंग इंडस्ट्री अच्छा रिटर्न दे रही है, फिर मैं कहूँगा नहीं स्टील इंडस्ट्री अच्छा दे रही है, या कोल इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छा दे रही है, या एफएमसीजी सेक्टर ज़्यादा रिटर्न दे रही है। तो ऐसे फिर मैं इंडस्ट्री को इंडस्ट्री एनालाइज करूँगा। उसके बाद मैं कहूँगा इंडस्ट्री तो चलो ठीक है, अब इस इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है। सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि होम डिलीवरी सर्विसेज वाली जो कंपनीज हैं, ठीक है, मैं सारी ले रहा हूँ। सपोज का मैं कह रहा हूँ कि जोमेटो और स्विगी दोनों लिस्ट हो चुकी है। ठीक है, ये सेम इंडस्ट्री में वर्क कर रही है। मैं कहूँगा दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी अच्छी है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूँ। आप देख रहे हो, मैंने पहले करा किस कंट्री में, फिर मैंने देखा किस सेक्टर में, उसके बाद देखो सेक्टर उस इंडस्ट्री में किस उसमें किस कंपनी में।
देखा? तो ये एनालिसिस करने का काम ही रिसर्च एनालिस्ट का होता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जब आपको एक बार रिसर्च एनालिस्ट के वर्क्स मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे, बहुत मज़ा आता है रिसर्च करने में। ओके? इकॉनमी, ग्लोबल इकॉनमी और पर्टिकुलर कंट्री इकॉनमी की हम बात कर सकते हैं। हम ग्लोबल इकॉनमी की तो बात नहीं करेंगे। यूजुअली हम पर्टिकुलर कंट्री इकॉनमी की बात करेंगे, हम एनालिसिस का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंडस्ट्री और कंपनी में कंपनी के जब हम डेटा देखते हैं, देखो अब हमें डेटा कहाँ से क्या डेटा हमें कहाँ-कहाँ से मिल सकता है, ठीक है? अगर हम इकॉनमी की बात करें, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती है, ठीक है? जैसे एमसीए होती है, आरबीआई होती है, वो हमें इकॉनमी का डेटा दे देते हैं। इंडस्ट्री का डेटा हमें कहाँ से मिल सकता है? इंडस्ट्री का डेटा हमें ना इंडस्ट्री फोरम्स होते हैं, उनकी वेबसाइट होती है। वो वो क्वार्टरली या एनुअली अपनी उस इंडस्ट्री की ग्रोथ या अदर अदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, तो हम इंडस्ट्री का जो डेटा है हमें वहाँ से मिल जाएगा। और कंपनी की स्पेसिफिक डेटा की बात करूँ तो कंपनी एवरी ईयर, हर ईयर एंड में 31 मार्च को इंडिया के केस में अपनी 31 मार्च के बाद मेरे ख्याल से जुलाई से पहले पहले अपने साल की एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करा देती है। यानी कि एनुअल रिपोर्ट में क्या होता है, ये मान लो कंपनी के बारे में सब कुछ है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है, रेशियो एनालिसिस भी है, कंपनी के जो मैनेजमेंट एंड एनालिसिस डिस्कशन, यानी कि मैनेजमेंट कंपनी उस इंडस्ट्री के बारे में क्या क्या अपने व्यूज़ रखते हैं, तो सब कुछ होता है। अगर आपको एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जानना है तो उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ना इट्स लाइक आपके पास गोल्ड एंड डायमंड पड़ा है उस कंपनी का। समझ रहे हो? आप कुछ भी उस कंपनी के बारे में जान सकते हो उसकी एनुअल रिपोर्ट के थ्रू। ओके, तो ये मैंने रिसोर्सेज बता दिए कि आपको इकोनॉमी एनालिसिस के लिए अगर डेटा चाहिए तो कहाँ कहाँ से मिल सकता है, इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए डेटा चाहिए कहाँ मिल सकता है, कंपनी एनालिसिस के लिए डेटा मिल चाहिए तो आपको कहाँ से मिल सकता है। ओके, now research analysts are defined by the nature of the analysis they do। ये मैं करने से पहले एक बार आपको नीचे ले आता हूँ। चलो यहाँ आते हैं। रिसर्च एनालिस्ट, देखो आप रिसर्च एनालिस्ट बनोगे तो आपको कहीं ना कहीं तो आप जॉब करोगे या काम करोगे, ठीक है? अगर आप एक ब्रोकर के यहाँ काम करते हो, यानी कि जो ग्रो, ज़ीरोधा, कोटक सिक्योरिटीज़ वगैरह वालों के लिए आप रिसर्च करते हो, तो वो क्या करेंगे, आपके रिपोर्ट को पब्लिकली पब्लिश करवाएँगे। पब्लिकली पब्लिश क्यों करवाएँगे? सपोज़ करो मैंने ग्रो पे, ज़ीरोधा, कोटक सिक्योरिटीज़ पे या आईफल सिक्योरिटीज़ पे अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है, ठीक है? अब जब मैं खोलूँगा, वो डीमैट अकाउंट खोलूँगा, जब मैं शेयर्स खरीदूँगा तो वहाँ पर ना एक रिपोर्ट का सेक्शन भी होता है। वो आपको क्या कराते हैं, वो आपको हर मंथली, क्वार्टरली, ये वीकली आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं कि भैया इस कंपनी में हमारी बाय रिकमेंडेशन है, इस कंपनी में हमारी सेल रिकमेंडेशंस है। जी हाँ, वो देते हैं। वो पब्लिकली डोमेन में डेटा अवेलेबल होता है कि इस ब्रोकर ने इस कंपनी को बाय या सेल रिकमेंडेशन दिया हुआ है, ठीक है? बाय और सेल रिकमेंडेशन का मतलब तो आप यूजुअल सिंपल समझ गए कि इस कंपनी में आपको बाय करना, इस कंपनी में आपको सेल करना चाहिए, ठीक है? तो वो रिकमेंडेशन देता है और वो पब्लिक डोमेन में वो डेटा अवेलेबल होता है। तो अगर आप वहाँ पे काम करते हैं तो आप इस नेचर के रिसर्च एनालिस्ट बनते हैं, जो जो कि हमारा होता है सबसे पहला, यानी कि सेल साइड एनालिस्ट, ठीक है? सेल साइड एनालिस्ट। अब दूसरे एनालिस्ट की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड। अगर आप एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के लिए काम करते हो तो उसे भी रिसर्च का काम है। देखो रिसर्च एनालिस्ट काम किस लिए कर रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को देने के लिए ना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या मतलब हुआ कि हमें किसी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। अब चाहे आप किसी भी तरह के एक एनालिस्ट बनो, आपका काम क्या है? आपका काम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को प्रोवाइड करवाना कि आपको किस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, करेक्ट? तो आप चाहे ब्रोकर के लिए काम करो, म्यूचुअल फंड के लिए काम करो या स्मॉल फर्म के लिए काम करो, आपका काम क्या है? आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोवाइड कराने के लिए रिसर्च रिपोर्ट देनी है, ठीक है? पहला हमने देख लिया, ब्रोकर के लिए अगर आप काम करते हो तो आप सेल साइड एनालिस्ट कहलाते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड के लिए काम करते हो तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, वो जो भी अपनी रिपोर्ट्स क्रिएट करवाते हैं वो खुद ही यूज़ करते हैं, पब्लिक डोमेन में अपनी रिपोर्ट नहीं देते। क्यों? वो क्यों देंगे अपनी पब्लिक डोमेन में अपनी रिपोर्ट्स? वो नहीं देंगे क्योंकि वो क्या करते हैं, वो आपसे पैसा लेते हैं और अपनी एक्सपर्टीज़ के थ्रू ही वो पैसा लगाते हैं। अगर वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल करा देंगे तो वो तो भैया सारी की सारी पब्लिक उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेगी। और आपको पता है जब एक कंपनी को बहुत सारे लोग लेते हैं तो वो ओवर वैल्यू हो जाता है, समझ रहे हो? हमने क्या सोचा था कि उस कंपनी की वैल्यू सपोज करो 100 रुपये, तो हमने खरीदा, ठीक है? लेकिन जब करोड़ों लोग उस कंपनी को खरीदेंगे तो उस कंपनी की वैल्यू 100 की, 150 की, 200 पहुंच जाती है, ठीक है?
तो म्यूचुअल फंड वाले अपनी जो भी रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं ना, वो अपने ही यूज़ के लिए रखते हैं, उसे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं कराते, यानी कि अपने ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए रिसर्च रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। वही अगर स्मॉल फर्म्स की बात करें, वो क्या करते हैं, स्मॉल फर्म वाले अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स दूसरे इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाते हैं। यानी कि सपोज करो मैंने अपनी एक स्मॉल रिसर्च एनालिस्ट फर्म खोली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, छोटे-छोटे जो ब्रोकर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, ये तो आपने फेमस सुना है, लेकिन बहुत 100, 150, 200 ब्रोकर्स हैं। वो अपना उनका इन हाउस रिसर्च का काम नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो आउटसोर्स करते हैं। यानी कि वो छोटे-छोटे जो रिसर्च फर्म्स होते हैं, उनसे रिपोर्ट्स परचेज़ करते हैं, ठीक है? तो ये क्या कर रहे हैं, ये ना खुद के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं, ना पब्लिक डोमेन के लिए बना रहे हैं। ये किसके लिए बना रहे हैं, ये अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को रिपोर्ट बेचने के लिए क्रिएट कर रहे हैं, ओके? तो इन्हें कहते हैं हम इंडिपेंडेंट एनालिसिस, और बीच वालों को कहते हैं बाय साइड एनालिसिस, और पहले वालों को कहते हैं सेल साइड एनालिसिस, ठीक है? अगर आप ब्रोकर के लिए बना रहे हो और रिसर्च रिपोर्ट जो आपके पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल है, वो क्या हो गए, सेल साइड एनालिस्ट। अगर आप फंड मैनेजर के लिए, यानी कि आप अगर खुद के यूज़ के लिए, यानी कि अपनी कंपनी के यूज़ के लिए रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हो, तो क्या हो गया, बाय साइड एनालिस्ट। अगर आप स्मॉल फर्म हो, या फिर आप रिपोर्ट बेचने के प्रोस्पेक्ट से आप रिसर्च एनालिस्ट काम कर रहे हैं, यानी कि वो रिपोर्ट किसको, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए बना रहे हैं, ना खुद के लिए बना रहे हैं, ना पब्लिक डोमेन के लिए बना रहे हैं, तो वो कौन से हो गए, वो इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट हो गए, ठीक है। अब हम इसे पढ़ भी लेते हैं एक बार, ऊपर आते हैं। हाँ, सेल साइड एनालिसिस क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं टू बाय, होल्ड और सेल द सब्जेक्ट सिक्योरिटी एंड वर्क फॉर द फर्म दैट प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकरिंग, एडवाइजरी सर्विसेज फॉर द क्लाइंट्स, ठीक है। वही स्टॉक ब्रोकर फर्म सच एज जीरोधा, ग्रो, फाइव पैसा, सुकोट सिक्योरिटीज वगैरह। अब बाय साइड एनालिसिस देखते हैं। They generally work for asset managers like mutual fund, hedge funds, pension fund, alternative investment funds, foreign portfolio investors, so that they can purchase and sell securities for their own investment account or on the behalf of their investor or the client. तो जो रिकमेंडेशन रहती है, ये फॉर देयर इंटरनल कंजम्पशन रहती है एंड आर नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, ठीक है। तो ये जो भी रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, ये इंटरनल कंजम्पशन के लिए बनाते हैं, और रिपोर्ट पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल नहीं होती। इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट मैंने बता ही दिया, ये प्राइवेट फर्म्स के लिए रिपोर्ट बनाते हैं बेचने के लिए, तो ये ना ही खुद यूज़ कर रहे हैं, ना ही पब्लिक डोमेन में अपनी रिपोर्ट को अवेलेबल करा रहे हैं, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अपनी रिपोर्ट्स बेच रहे हैं, इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। तो तीनों का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। चलो, अब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है। अगर मैं प्राइमरी रोल की बात कहूँ, तो वो होता है इज टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपनी, ठीक है। तो रिसर्च एनालिस्ट अगर एक बाय सेलिंग डिसीजन किस बेस पे देगा, इसी बेस पे देगा ना। सपोज करो मुझे लग रहा है जोमेटो आने वाले टाइम में, जोमेटो कंपनी ग्रो करेगी, उसके कस्टमर्स ग्रो करेंगे, उसका रेवेन्यू ग्रो करेगा, उसका प्रॉफिट ग्रो करेगा, तभी तो मैं उस कंपनी में बाइंग डिसीजन दूंगा, है ना। तभी मैं कहूँगा भाई खरीदो इस कंपनी को, क्योंकि मैंने जो रिपोर्ट में जो भी मैंने रिसर्च करा उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कंपनी ग्रो करेगी फ्यूचर में। तो प्राइमरी रोल क्या होता है, इज टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट the growth of industry and company so that I can make an investment decision, okay। तो प्राइमरी रोल रिसर्च एनालिस्ट का यही होता है। अब ये आगे अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी आपको खुद पढ़ना है, कोई डाउट हो पूछ लेना। अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री भी आपको खुद पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग कंपनी में मैं बता देता हूँ, देखो दो तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है कंपनी के, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, चलो कंपनी अंडरस्टैंडिंग कंपनी में बता देता हूँ, दो चीज़ें होती हैं, क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग एंड क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। अब देखो आपको पता होगा, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं, वो जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को डालते हैं, वो क्वांटिटेटिव फिगर्स को ही लेते हैं, क्वालिटेटिव फिगर्स को नहीं लेते। अब सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो कंपनी, एक बैंक में कौन सी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी, इतनी आएगी कि कितना बैंक में फंड क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ, कितना निकाला, कितना लोन में बैंक को इंटरेस्ट मिला, कितने कितने बैंक के लोन के एसेट्स है, कितने बैंक की लोन की लाइबिलिटीज़ है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डालूंगा मेरे बैंक में कितने एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, उनका सैलरी फिगर आएगा, जो मैं उन्हें दे रहा हूँ वो आएगा, या जो मैं उन्हें बेनिफिट्स मॉनेटरी टर्म्स में दे रहा हूँ वो आएगा, फाइनेंशियल टर्म्स में जो भी उनके रिलेटेड आएगा। लेकिन क्या कितने ह्यूमन रिसोर्स, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मेरे बैंक में वर्क कर रहे हैं, या कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस है, क्या वो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालूंगा, नहीं डालूंगा, ठीक है। तो उन
मेरा कहने का मतलब है वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो नंबर ऑफ ब्रांचेस या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन माय बैंक इज अ क्वालिटेटिव थिंग, नॉट अ क्वांटिटेटिव। यानी कि मैं उसे क्वांटिटेटिव टर्म में यानी कि फाइनेंशियल टर्म्स में मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर नहीं कर सकता हूँ तो वो मेरी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कंपनी। ओके। ऐसे ही अगर मैं अपने बैंक के कहूँगी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, तो वो जो भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात आएगी वो भी क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग हुई, क्वांटिटेटिव नहीं हुई। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ, फिगरेटिव चीज, फिगरेटिव थिंग, यानी कि कोई जो चीज़ नंबर में हो सकती है। ओके। तो क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग इज लाइक मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज कर रहा हूँ। क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग लाइक मैं कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को एनालाइज कर रहा हूँ, कंपनी के बिजनेस मॉडल को एनालाइज कर रहा हूँ। ओके, गॉट इट। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो आप मेरे को ईमेल कर देना, आई विल रिजॉल्व दैट। ओके। अब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेक्शन विद कंपनीज एंड क्लाइंट्स, ये ऊपर का आप पढ़ लेना, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ओके। प्री देखो आपको क्या होता है, आप एज ए रिसर्च एनालिस्ट जब आप बड़े लेवल पे रिसर्च एनालिस्ट बन जाओगे, आप क्या कर पाओगे, आप कंपनी के मैनेजमेंट से ना या तो फ़ोन पे बात कर पाओगे या तो आप उनसे डायरेक्ट मिलकर भी बात कर सकते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उस कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो कंपनी भी इंटरेस्ट रहता है कि भैया हम भी जान लें कि हमारी कंपनी के बारे में एक रिसर्च एनालिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो आपसे बात करते हैं और कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। तो जब वो आपसे बात करते हैं, जब आप कंपनी के मैनेजमेंट से इंटरेक्ट करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे प्री मीटिंग रिसर्च, you must thoroughly learn about the company's product, industry and competitor before interacting the company's management। क्योंकि अगर आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन और प्रॉपर इंटरेक्शन करना है कंपनी के मैनेजमेंट के साथ, तो कंपनी के मैनेजमेंट को तो पूरा पता है कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी की इंडस्ट्री के बारे में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में। लेकिन अगर आपको भी अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों की अच्छे से होगी तो आप अच्छे से क्वेश्चनिंग कर पाओगे, अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे। तो before meeting the company's management, you must thoroughly learn about the company's product, industry and competitors। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी ऑफ व्यू। अब आपको ना अब हर कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ मार्केट में अफवाहें चल रही होती है, आपको ना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर ही एनालिसिस करना है। आपको अफवाह पे, रूमर्स पर एनालिसिस नहीं करना है। अगर कोई चीज़ फैक्ट नहीं है, कोई चीज़ प्रूव नहीं की जा सकती, उस चीज़ का आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही एनालिसिस करना है। और जब भी आप कंपनी मैनेजमेंट से बात करो, आप चाहे उन्हें ध्यान हो ना हो, आप शुरू में ही आप कंपनी के मैनेजमेंट को कह दो कि आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ रिवील मत करना जो कि पब्लिक डोमेन में ना अवेलेबल हो। पब्लिक डोमेन में ना अवेलेबल हो का क्या मतलब हो, यानी कि कंपनी ने जो जो इन्फॉर्मेशन अपनी एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश कर रखी है, दैट इज़ वेल एंड गुड। या फिर जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, कंपनी ने ही पब्लिश कर, दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक में आई नहीं, वो मत मेरे को दो, इन्फॉर्मेशन एनालिस्ट को मत दो वो इन्फॉर्मेशन, वो आप पहले ही कह दो। और ये मैं पता है क्यों कह रहा हूँ। सपोज करो एक कंपनी है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज सपोज करो स्टील की कंपनी चलाती है। ठीक है। उसे चाइना की बड़े रियल एस्टेट कंपनी से स्टील का सपोज करो 1000 करोड़ का ऑर्डर आया। ठीक है। अब 1000 करोड़ का ऑर्डर आया यानी कि बहुत बड़ा ऑर्डर आया, राइट। ये इन्फॉर्मेशन कहीं पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो मैनेजमेंट ने बात करते करते मेरे से बता दी। अब मेरे को ये बात पता चल गई, अब जैसे ही मार्केट में इन्फॉर्मेशन आएगी वैसे ही कंपनी का शेयर भागेगा, बढ़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं होनी चाहिए और मेरे पास आ गई है, तो गलती से भी आ गई तो मुझे उस इन्फॉर्मेशन पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये मेरे एथिक्स मुझे बोलते हैं। अगर आप CFA पढ़ोगे तो उसमें भी क्लियरली बोलता है, अगर आपके पास गलती से ऐसी इन्फॉर्मेशन आ भी गई तो भी आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना, कहीं पे वो इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है जब तक वो इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल ना हो जाए। एक बार मार्केट में अवेलेबल हो जाए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1000 करोड़ का स्टील का ऑर्डर आया है, स्टील का किसी एस्टेट कंपनी से, तो आप पब्लिश कर दो, नो वरीज। लेकिन जब तक वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको पता है तब तक आपको उस इन्फॉर्मेशन पर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। ओके। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, इससे लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं शेयर प्राइजेस को। तो ये इन्फॉर्मेशन
आपको नहीं देनी, इसीलिए इंडिपेंडेंस न्यूट्रलिटी ऑफ व्यू में ये आपको दिया हुआ है कि मेक इट क्लियर विद द मैनेजमेंट टू नॉट रिवील एनी इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट अवेलेबल इन द public domain. Now network, the person who is responsible for the important activities and understands the heartbeat of the company would competitors and other stakeholders of the business such as supply, ये क्या पढ़ेगा, ओके नेटवर्क। नेटवर्क क्या हुआ, आपको कंपनी के, आप जिस कंपनी की रिसर्च कर रहे हो उस कंपनी के आपको सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स या कस्टमर्स से भी आप उनका व्यू ले सकते हो। सपोज करो मैं किसी एसी कंपनी वोल्टास का वो कर रहा हूँ, रिसर्च एनालिस्ट कर रहा हूँ, वोल्टास कंपनी का रिसर्च एनालिस्ट बना हो, ठीक है। तो मैंने उसके रिटेलर्स से, यानी कि उसके जो कस्टमर्स है जो वोल्टास का एसी यूज़ कर रहे हैं, मैं उनसे जाके पूछ सकता हूँ कस्टमर्स से कि भैया आपका कैसा व्यू रहा, या मैं अमेजोन पे जाके रेटिंग देख सकता हूँ उसकी, और उस रेटिंग्स को मैं रीड कर सकता हूँ भैया उस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स रेंज है उसके बारे में जनरल पब्लिक का क्या ओवरव्यू है। तो मैं कस्टमर व्यू ले सकता हूँ। मैं सप्लायर से जाके, यानी कि मैं किसी शोरूम में जाके पूछूंगा भैया आपको किस कंपनी के एसी सबसे ज़्यादा बिक रहा है इस सीज़न में, समझ रहे हो। तो ये मेरे को जो ये अदर नेटवर्किंग्स होते हैं इंस्टेड ऑफ कंपनी मैनेजमेंट ओनली, वो भी मेरे को कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में जानने में बहुत हेल्प करते हैं। ओके, नाउ क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी रखनी चाहिए, ये भी आप खुद ही पढ़ लेना, आपको कोई भी डाउट वैसे होगा नहीं होगा तो मुझे पूछ लेना। अब लास्ट में हम पूछते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट। अब आप रिसर्च एनालिस्ट बनने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए आपके अंदर क्या क्या गुड क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, गुड विद नंबर्स, यू शुड बी गुड विद नंबर्स, गुड विद एक्सेल स्प्रेडशीट, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर गूगल शीट पे अच्छे से वर्क करना आना चाहिए, डेटा एनालिटिकल्स टूल्स आपको पता होना चाहिए। क्लैरिटी इन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, आपको फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स, ओके। एबिलिटी टू आस्क रिलेटेड क्वेश्चंस, पर्टिनेंट क्वेश्चन, दैट मीन्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछने आने चाहिए। अटेंशन टू डिटेल, डिटेल्स पे आपको अटेंशन देनी चाहिए। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन एंड वर्बल दोनों ही आपको अच्छी आनी चाहिए। तो दीज आर द गुड क्वालिटीज ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। सो हेयर आवर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो आपको पता है क्या करना है, ये छोटा ही चैप्टर है तो इससे आपको थोरोली रीड करना है। अगर आपको कहीं पे भी हल्का सा भी डाउट हो आप मेरे को मेल पे वो डाउट भेज देना, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर दैट डाउट। ओके, सो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो आप इसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पर जंप कीजिए। ओके, थैंक यू।